एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 46 में हमने मार्केट सप्लाई कर्व सीखा था। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 47 में हम सीखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, या तो सप्लाई को इंक्रीज करेंगे या तो सप्लाई को डिक्रीज करेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था, याद आ रहा है आपको। यस, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई डिमांड भी पढ़ा था, जहाँ पे हमने ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे थे सप्लाई को डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज करते थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ऐसे कॉन्सेप्ट जो सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, प्राइस तो इम्पैक्ट करता है उस कमोडिटी की सप्लाई को। ठीक है, प्राइस ऑफ एन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। आपको पता है कि भाई जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ही ज्यादा सप्लाई होगा, और वाइस वर्सा, यानी जितना ही प्राइस कम होगा उतना ही सप्लाई कम होगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट हाई प्राइस, ये वाला कॉन्सेप्ट, एंड लेस क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट लोअर प्राइस, ये वाला कॉन्सेप्ट। Thus, there is a direct relationship between price and क्वांटिटी सप्लाई। कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये हमने सीखा था कि भाई जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा सप्लाई होगा, जितना प्राइस कम होगा उतना सप्लाई कम होगा। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशनशिप कहलाता है? ये रिलेशन कहलाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी improvement reduce the cost of production which leads to increase in the production and supply। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा क्वांटिटी होगा। कैसे? लेट्स से अज्यूम कर लीजिए कि भाई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 10 मजदूर है, 10 मजदूर अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो सप्लाई की क्वांटिटी होगी वो लिमिटेड होगी, लेकिन वही फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 10 मशीन लगी हुई है, जिन मशीन को आप नॉन स्टॉप चला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चला सकते हैं, हफ्ते में 7 दिन चला सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनसे जो सप्लाई होगा वो ज्यादा ही होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा ही बनेगा। क्लियर? तो इससे हमें क्या पता चला? जैसे जैसे अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते चलाएंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चलाएगी, वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज होता रहेगा। तो पॉइंट नंबर 2 है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जितना अच्छा टेक्नोलॉजी उतना अच्छा प्रोडक्ट, उतना ही ज्यादा सप्लाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। If the factor prices increases, the cost of production also increases। अगर उस प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी वो प्रोडक्ट जितने में बन रहा है उसकी लागत अगर ज्यादा है, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा में मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? उस प्रोडक्शन, उसका जो प्रोडक्ट है वो जो फैक्टर कॉस्ट है, कॉस्ट इंक्रीज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड द रिजल्ट सप्लाई डिक्रीजेस। तो क्या होगा? उस प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा लागत लग जाएगी, लागत लग जाएगी, तो क्या होगा? हम उसमें मार्जिन जो है कम से कम कमा पाएंगे। ठीक है, हम प्राइस ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। आपको याद रखना है कि अगर उस प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसका सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। प्रोडक्ट के प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट, तो उसका सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। जो प्रोडक्ट जल्दी बनता है, आसान बनता है, सस्ते में बनता है, उस प्रोडक्ट का सप्लाई ज्यादा होता है। जो प्रोडक्ट देर में बनता है, ज्यादा महंगा बनता है और ज्यादा टाइम लेता है, उस प्रोडक्ट का सप्लाई कम हो जाएगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। हायर द कॉस्ट, लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, power etc. influences the factor production process and as well as supply। यानी जिस कंपनी के पास ये सब फैसिलिटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी मशीन, अच्छी गाड़ियां, अच्छे टूल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उससे जितना ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिनके पास उनका सर्विस ज्यादा अच्छी होगी, ऑब्वियसली उस कंपनी का सप्लाई भी अच्छा होगा, सप्लाई भी ज्यादा होगा। शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटीज रिड्यूसेस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। और अगर उस कंपनी के पास ये सब की कमी है, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छा पावर नहीं है, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो दूसरा पावर एंड फ्यूल हो,
जितनी भी बातें हो, अगर अच्छी फैसिलिटी है उस पर्टिकुलर कंपनी के पास, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर कंपनी के पास, तो ऑब्वियसली वो सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन अगर इसका शॉर्टेज है तो उसकी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको रखना, हायर द इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर द इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर द सप्लाई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 आपके सामने, गवर्नमेंट पॉलिसी। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में इनकरेज सप्लाई एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज डिस्करेज द सप्लाई। अगर आपको पता है कि हम एक प्रोडक्ट, आपको याद रखना है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं ना, ठीक है, मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं आप। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जो हमारे फेवर में है, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई, कोई ऐसा रूल लेके आया जिससे सप्लायर को, प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को फायदा होता है, तो इससे क्या होगा, हम सप्लाई भी इंक्रीज कर देंगे क्योंकि इससे हमें फायदा हो रहा है। लेकिन अगर इसके अपोजिट कोई गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम, कोई ऐसा बजट, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा रूल लेके आ गई जिसकी वजह से उससे हमारा अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, अनफेवरेबल पॉलिसी कह लीजिए, जिससे हमें फायदा नहीं हो रहा है, ऐसी अनफेवरेबल पॉलिसी बनने से क्या होगा, हमारा सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगा। अब वो पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग हो सकती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी यानी फेवरेबल पॉलिसी will lead to increase in supply and unfavorable policy will lead to lower supply or discourage the supply. Clear? आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंडिविजुअल पॉलिसीज एक्सेट्रा may encourage और discourage the production and the supply. जितनी भी पॉलिसी मैं आपको बताया, टैक्स की पॉलिसी बताया, अगर टैक्स कम कर देंगे तो ये फेवरेबल पॉलिसी है गवर्नमेंट के लिए और इस मैन्युफैक्चर के लिए फेवरेबल है, ठीक है। तो ये पॉलिसी से फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सब इसी तरीके से सब्सिडी है, सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला कोई बेनिफिट जो सप्लायर को मिलता है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल की पॉलिसी है, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनके रिगार्डिंग कोई पॉलिसी अगर वो फेवरेबल चेंज होगा सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, अगर अनफेवरेबल चेंज होगा सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर फेवरेबल चेंज है सप्लाई इंकरेज होगा, अनफेवरेबल चेंज है डिस्करेज हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर, और किस तरीके से गवर्नमेंट उसको अप्लाई करती है डिपेंड करता है। तो इस हमें यहाँ पॉइंट नंबर 5 से ये क्लियर हो गया कि फेवरेबल पॉलिसी विल लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई एंड अनफेवरेबल पॉलिसी लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है पॉइंट नंबर 6, नेचुरल कंडीशंस। द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल कंडीशन। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करते हैं, वहाँ की नेचुरल कंडीशन पे, वहाँ की क्लाइमेटीज पे, वहाँ की बारिश पे, वहाँ की फसलों पे, वहाँ की जमीन पे, वहाँ की जमीन की मिट्टी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है वो फसल, वो प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉनसून एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट। यानी अगर हम हमारे एक खेत में अच्छा क्लाइमेट भी आ रहा है, बारिश भी ठीक ठाक हो रही है, धूप भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है और बाकी सब चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं नेचुरली, तो अब क्या होगा, इससे हमारी फसल जो होगी वो अच्छी ही होगी। सो द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विल इंक्रीज, और क्या होगा, एग्रीकल्चर की सप्लाई है, इससे हमारे खेत में भी अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बाजू वाले के खेत में भी अच्छी फसल हुई होगी, सबकी फसल अच्छी हुई होगी, ठीक है। लेकिन एन अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई। लेकिन अगर हमारी फसल को अच्छा पानी नहीं मिला, अच्छी हवा नहीं मिली, अच्छी धूप नहीं मिली, जिससे क्या होगा, हमारा ये जो कल्टीवेशन है, ये जो हार्वेस्ट है, ये जो फसल है, ये खराब हो जाएगी और इससे ओवरऑल क्या होगा, सबकी फसल खराब हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हमारे खेत में बारिश हो रही, बाकी दूसरे के खेत में बारिश हो रही है, हमारे खेत में धूप नहीं निकल रही, बाकी दूसरे के खेत में धूप निकल रही, ऐसा तो नहीं होने वाला है। सबको ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो क्या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और ओवरऑल हार्वेस्ट जो फसल है वो कम होगी, इससे क्या होगा, सप्लाई भी कम होगा। यानी टोटल आउटपुट ही जब कम बनेगा तो स्टॉक भी कम बनेगा, स्टॉक कम बनेगा तो आपको पता है सप्लाई भी कम ही होगा। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 6 था नेचुरल कंडीशन। अगर फेवरेबल कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन फेवरेबल है तो सप्लाई इंक्रीज होगा, अगर अनफेवरेबल नेचुरल कंडीशन है तो क्या होगा, सप्लाई फेवरेबल कंडीशन, सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा, अनफेवरेबल होगा तो सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था पॉइंट नंबर 6 नेचुरल कंडीशन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 7 आपसे कहता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। अब ये किसके रिगार्डिंग है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। पढ़ते हैं
If the prices are expected to rise in the nearest or near future, the will with producer may withhold the stock. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगर कंज्यूमर ने, एक मैन्युफैक्चरर की बात करें, अगर एक मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, अगर ये एक्सपेक्ट कर लिया कि भाई फ्यूचर में जो प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं, राइज होने वाले, बढ़ने वाले हैं, तो क्या करेगा, वो स्टॉक को बचा लेगा, सेव कर लेगा, विथ होल्ड कर लेगा, अपने पास रख लेगा। और क्यों रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में, याद रखना है। तो इससे वो सप्लाई क्या करेगा, फ्यूचर में उसको ज़्यादा जो है आज उसका सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई कल मैं बेचूंगा तो 10 रुपये का बिकेगा, आज मुझे 8 रुपये का बेचना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली अब क्या करेगा, आज जो सप्लाई नहीं करेगा, आज सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताया है विल रिड्यूस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। तो अगर उसने फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट किया कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, याद रखना है, तो सप्लाई आज का डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरर ने ये अज्यूम किया, ये प्रेडिक्ट किया, ये अनुमान लगाया कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस अगर डिक्रीज होने वाला है तो क्या होगा, फ्यूचर में प्राइस अगर डिक्रीज होने वाला है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे कि अगर उसको लगता है कि भाई कल प्रोडक्ट 10 रुपये का बिकेगा, आज उसका 8 रुपये प्राइस है, तो क्या करेगा, वो आज कम से कम बेचने की कोशिश करेगा। हम आज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर उसे लगता है फ्यूचर में प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 8 से 5 रुपया होने वाला है, तो क्या करेगा, आज ज़्यादा सप्लाई करेगा, आज ज़्यादा बेचेगा। तो ये था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। पॉइंट नंबर 7, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। चलिए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है अदर फैक्टर्स, जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, सप्लाई प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कौन सा फैक्टर है, सबसे पहले इट इंक्लूड्स नेचर ऑफ द मार्केट, यानी आप किस तरीके से कंपटीशन फेस कर रहे हैं। नेचर ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, हमें एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा है रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी हमारा कॉम्पिटिटर, हमारा सब्स्टिट्यूट का क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या प्राइस है, वो भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, हम कितना अपने लिए रख रहे हैं, कितना टोटल आउटपुट है, याद है आपको, आउटपुट याद है, टोटल आउटपुट, उसमें से कुछ स्टॉक कर रहे थे और फिर कुछ हम सप्लाई कर रहे थे। तो ऑब्वियसली हम कितना अपने पास रख रहे हैं, कितना बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ज़्यादा इंपोर्ट होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास वो प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए कम रहेगा, ठीक है। अगर हमने क्या किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया है, मार्केट में दूसरी कंट्री में ज़्यादा बेच दिया है, तो इससे क्या होगा, हमारा सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, अपना प्रोडक्ट दूसरी कंट्री को सेल कर दिया। और अगर उसके अपोजिट, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगा रहे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली हमारा सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। एक तो हमारा प्रोडक्ट भी बना हुआ और जो बाहर कंट्री से आ रहा है वो भी, तो इससे हमारा सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। याद रखना है आपको, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि भाई अच्छा रिलेशन है आपका, आपकी कंपनी के साथ, आपका कंट्री के गवर्नमेंट के साथ, तो ऑब्वियसली आपका सप्लाई ज़्यादा होगा। लेकिन आपका आपके लोगों के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने सप्लायर के साथ, अपने कॉम्पिटिटर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं, तो ऑब्वियसली इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट होगा, जिसके आपको आपका सप्लाई इंक्रीज हो डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। अच्छा रिलेशनशिप बना के रखा सबके साथ, तो ऑब्वियसली सप्लाई भी इंक्रीज होगा। लास्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी अगर आपकी कंट्री में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अच्छे से मिल रहा है, सब सही चल रहा है, तो ऑब्वियसली सप्लाई भी ठीक ठाक होगा, सही होगा। लेकिन अगर फैक्टर्स प्रोडक्शन नहीं मिल रहे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। इफ ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल बी मोर, सप्लाई भी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, और उसका उल्टा कि भाई अगर फैक्टर प्रोडक्शन फेवरेबल है तो सप्लाई भी ज्यादा है, फैक्टर प्रोडक्शन अनफेवरेबल हो गए तो भाई सप्लाई भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ऐसे फैक्टर्स जो सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले सीखा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि भाई प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो कमोडिटी को इम्पैक्ट करता है। दूसरा सीखा हमने प्राइस, सॉरी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी ज़्यादा सप्लाई, खराब टेक्नोलॉजी कम सप्लाई। फिर सीखा पॉइंट नंबर 3 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा कॉस्ट कम सप्लाई, कम कॉस्ट ज़्यादा सप्लाई। फिर हमने सीखा पॉइंट नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अच्छा फैसिलिटी ज़्यादा सप्लाई, खराब फैसिलिटी कम सप्लाई। फिर हमने सीखा गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी हाई सप्लाई, खराब पॉलिसी लो सप्लाई। फिर हमने सीखा नेचुरल कंडीशन, अच्छा नेचुरल कंडीशन
फेवरेबल नेचुरल कंडीशन, मोर सप्लाई, अनफेवरेबल नेचुरल कंडीशन, लेस सप्लाई। फिर हमने सीखा फ्यूचर प्राइस ऑफ एक्सपेक्टेशन कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन हाई है, लेस सप्लाई, एक्सपेक्टेशन लो है, हाई सप्लाई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।